नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपना YouTube चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे कि आपको ज्ञात है और आपने यहाँ देख भी लिया होगा, मगध सम्राट अशोक महान। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक चर्चा की थी उससे आगे चर्चा आज हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो अपना फटाफट कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ चीजों को शेयर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कलिंग युद्ध के बारे में। तो किस तरह से अशोक ने कलिंग युद्ध को परिणाम दिया और कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, किस तरह से सारी चीजें हुई, वो हमने जानी थी। और जहां तक जाना था वहां से आगे को हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है ना, कलिंग युद्ध तक हमने जान लिया था। अब कलिंग युद्ध से आगे हमने ये बात की थी कि कलिंग युद्ध के बाद रण अशोक ने रण घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया था। यानी जितने भी युद्ध वाली चीज, राजाओं वाली चीज, मारपीट काट वाली चीज थी, वो सारी छोड़कर धर्म में अपना जीवन लगा दिया था। किसने? सम्राट अशोक ने। अब यहाँ से हमने चीजों को शुरू करना है आज के लिए। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे अशोक के क्या लिखने वाले, इसके बारे में पहले जान लीजिए। भाई बच्चे कहते हैं कि सर साइड हो जाओ। देखिए, जब मैं चीजों को लिखता हूँ तब तो साइड नहीं होऊंगा, लिखूंगा भी तो, लेकिन लिखने के बाद मैं खुद साइड हो जाता हूँ और कह देता हूँ बाद में कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर लिखते लिखते भी मैं ऐसे इस तरफ को साइड से हो जाता हूँ। ठीक है, अशोक के दूसरे व सातवें शिलालेख में अशोक के दूसरे व सातवें शिलालेख में धम्म का उल्लेख मिलता है। धम्म का उल्लेख मिलता है। अब उल्लेख क्या मिलता है भैया, इसकी हम बात करते हैं। तो बात यह है कि अशोक के जो शिलालेख हैं उन शिलालेखों की भी हम बात करेंगे। शिलालेख किसे कहते हैं, शिलालेख कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करें, जब हमने भारतीय इतिहास शुरू किया था तो शायद पहली वीडियो में ही हमने ये बता दिया था कि जब इतिहास को जानने के स्रोत हम पढ़ रहे थे तो इतिहास को जानने के प्रमुख रूप से 3 स्रोत बताए थे और उन 3 स्रोतों में एक शिलालेख, स्तंभ लेख या गुहा लेख की भी हमने बात की थी। तो वहां पर हमने चीजों को समझा था, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर बता दूंगा कि शिलालेख किसे कहते हैं, स्तंभ लेख किसे कहते हैं। तो हमने जाना अशोक के दूसरे व सातवें शिलालेख में धम्म का उल्लेख मिलता है। अर्थात हम बात करते हैं कि धम्म क्या है। धम्म क्या है, ठीक है, धम्म क्या है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, और त्रिरत्नों की यदि हम बात करें तो तीन रत्न जैसे बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, आपको शायद ज्ञात हो या ना हो, कहा भी जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म की रक्षा करो, संघ में शामिल हो। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न वो ये है, बुद्ध, धम्म और संघ। हम बात कर रहे हैं कि धम्म क्या है। धम्म की यदि हम बात करें तो धम्म में ये बताया गया है कि किस तरह से हमें अपना आचरण रखना, किस तरह से हमने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है, किस तरह से हमें अपनी वाणी में मधुरता लानी है। ठीक है ना, किस तरह से पापों से मुक्ति ली जा सकती है, किस तरह से लोगों का कल्याण किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को दान दिया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में धम्म में उल्लेख मिलता है। और इस धम्म के उल्लेख की यदि हम बात करें तो अशोक के 7वें और दूसरे शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि इतिहास के क्रमबद्ध तरीके का समावेशन कहां से मिलता है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि यूनानी आक्रांताओं के अनुसार जो है भारतीय इतिहास के क्रमबद्ध तरीके की जानकारी मिलती है, या फिर हम बात करते हैं कि कल्हड़ की प्रसिद्ध एक पुस्तक, एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के द्वारा जो है भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध स्रोत हमें जानने के लिए मिलता है। तो पहला एक फैक्ट तो हम ये लिख लेते हैं, क्या, कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार, कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने झेलम नदी के किनारे
झेलम नदी के किनारे एक नगर की स्थापना की थी और उस नगर का नाम था श्रीनगर। श्रीनगर। एक प्रश्न आया। अब यहाँ से हमने बात करी इतिहास के क्रमबद्ध तरीके की, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप बहुत शिकायत करते हो ना, इसके बाद बात करते हैं। चलिए तो लिखते हैं इसके बारे में भी। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी जिसमें भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया गया है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम ये करते हैं कि ये जो राजतरंगिणी है, इसमें है क्या? इसमें कश्मीर का इतिहास है। इसमें कश्मीर का इतिहास है। अगला पॉइंट, अशोक का एक पुत्र था जिसका नाम महेंद्र था, एक पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करने के लिए। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु श्रीलंका भेजा। अब श्रीलंका की यदि हम बात करते हैं तो जिस समय श्रीलंका भेजा था प्रसार करने के लिए, उस समय श्रीलंका को श्रीलंका के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि सिंगली द्वीप के नाम से श्रीलंका को जाना जाता था। ठीक है ना? तो कह सकते हैं श्रीलंका का प्राचीन नाम। और प्राचीन नाम क्या था इसकी हम बात करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसको क्या कहा जाता था? सिंगली द्वीप कहा जाता था। सिंगली द्वीप कहा जाता था। और उस समय की बात है, श्रीलंका का जो शासक था उसका नाम था तिस और उपाधि थी देवनाम प्रिय। शासक का नाम तिस, उपाधि थी देवनाम प्रिय इसकी उपाधि थी। ठीक। फिर क्या प्रश्न बनता है कि जो बोधि वृक्ष था, और बोधि वृक्ष कौन सा था? बोधि वृक्ष वह था जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो बोधि वृक्ष था, इस बोधि वृक्ष को अशोक की पत्नी जिसका नाम मिलता है तिसा रेखा, उस तिसा रेखा ने कटवा दिया था। फिर दूसरी शताब्दी में एक शासक था जिसका नाम था पुष्यगुप्त शुंग। इस पुष्यगुप्त शुंग ने इसको कटवा दिया था। फिर यदि हम बात करते हैं छठी शताब्दी में, तो छठी शताब्दी में एक शासक था जिसका नाम था शशांक यानी गोंड नरेश शशांक ने भी इस बोध वृक्ष को कटवा दिया था। फिर आगे क्या हुआ था कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक जिसको कहा जाता है उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इस अलेक्जेंडर कनिंघम ने श्रीलंका से इस बोध वृक्ष की एक टहनी मंगवाई और उस टहनी को मंगवा करके बोध गया बिहार में लगवा दिया था। फिर 19वीं शताब्दी में तूफान या भूकंप आने के कारण यह वृक्ष नष्ट हो गया था। तो इन बातों को भी हम लिख लेते हैं। ठीक है।
चलिए, अशोक की पत्नी तीसा रेखा ने इस बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, जब एक बार इस बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था तो फिर से ये पनपना शुरू हो गया था, फिर से इसकी टहनियां बन गई थी, फिर से ये वृक्ष एक विशाल वृक्ष के रूप में आ गया था। फिर यदि हम बात करते हैं तो दूसरी शताब्दी ने पुष्यगुप्त शुंग नामक व्यक्ति, ये यूं कह दीजिए शासक ने इसे कटवा दिया था। इसके बाद एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट क्या बनता है? तीसरा पॉइंट ये बनता है कि छठी शताब्दी में गौड़ नरेश शशांक ने इसे कटवा दिया। चौथा पॉइंट इससे संबंधित ये मिलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 19वीं शताब्दी में यह वृक्ष भयंकर तूफान के कारण नष्ट हो गया था। ठीक है ना, भयंकर तूफान के कारण यह नष्ट हो गया, या कह सकते हैं समाप्त हो गया। और हमने एक बात ये भी जानी थी, क्या जानी थी? परंतु 19वीं शताब्दी में ही अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, इसने जो है श्रीलंका से बोधि वृक्ष की एक टहनी मंगवाई और इसको लगवा दिया था। ठीक है ना, तो इस बात को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। परंतु 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा श्रीलंका से एक टहनी मंगवाकर बोध गया बिहार में इसे फिर से लगवा दिया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा श्रीलंका से एक टहनी मंगवाकर इसको फिर से लगवा दिया था। बात करते हैं कि लगवाया भैया कहां पर था? बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में, ठीक है ना, बोध गया बिहार में से लगवा दिया था। और अलेक्जेंडर कनिंघम की यदि हम बात करें तो इनके बारे में हमने जब जाना था, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा था, तब हमने जाना था और इनके बारे में सारी जानकारी बताई थी। यदि आपको नहीं पता हो तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता वाला वीडियो जा करके देख लीजिए, आपको इनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने रण घोष के स्थान पर धर्म घोष या धम्म घोष को अपनाया था, तो इसके बाद हुआ क्या था? तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से सर्वप्रथम अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद उपागुप्त या उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली अशोक ने।
अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। लेकिन यदि हम बात करें पूर्ण रूप से अशोक बौद्ध धर्म को जो अपनाता है वह किसके प्रभाव में आकर के अपनाता है, तो वहां पर नाम आता मोगलीपुत्र तिस्त के प्रभाव में आकर अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना लेता है या बौद्ध बन जाता है। ठीक है ना, तो इन चीजों को भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा सर्वप्रथम निग्रोध नामक बौद्ध धर्म की दीक्षा सर्वप्रथम निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से प्राप्त की, या कह सकते हैं बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके बाद अशोक ने उपागुप्त या उपगुप्त या लिख सकते हैं उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त या उपागुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। तीसरा पॉइंट क्या है, मोगलीपुत्र तिस्त के प्रभाव में आकर अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध बन गए। मोगलीपुत्र तिस्त के प्रभाव में आकर अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया या बन गए। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन पॉइंटों को हमने जानना बहुत जरूरी था। अब एक प्रश्न ये बनता है कि पुराणों में अशोक यानी सम्राट अशोक को किस नाम से पुकारा गया, या पुराणों में अशोक को क्या कहा गया। तो यदि हम बात करें पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। ठीक, अगला पॉइंट है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। चलिए आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अब पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कह दिया गया, लेकिन अशोक जो मूल नाम है सम्राट अशोक का, अशोक को अशोक कहां पर कहा गया, तो सम्राट अशोक के दो शिलालेख अभिलेख मिलते हैं। इसका नाम है मास्की अभिलेख और एक का नाम है गुजर्रा अभिलेख। तो मास्की व गुजर्रा अभिलेखों में अशोक को अशोक नाम से पुकारा गया है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मास्की एवं गुजर्रा अभिलेखों में अशोक को अशोक नाम से पुकारा गया है। यह कह सकते हैं मास्की एवं गुजर्रा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। फिर यदि हम बात करें तो अभिलेखों के अनुसार अशोक की एक पत्नी का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है कारुबाकी, और ये कारुबाकी अशोक की पत्नी थी जिससे पुत्र तीवर की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों में पत्नी अशोक के अभिलेखों में पत्नी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है और कारुबाकी का जो पुत्र था उस पुत्र का नाम था, जो अशोक का पुत्र था यानी पत्नी का नाम कारुबाकी, उसका नाम था तीवर। ठीक है, इसका भी उल्लेख हमें मिलता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे चलते हैं।
चलिए अगले पॉइंट की यदि हम बात कर लेते हैं तो अगला पॉइंट ये है, पहले सुन लीजिए, चीजों को सुनना व समझना बहुत जरूरी होती है और बाद में समझ करके उनको लिखना। आप कितना भी अच्छा नोट्स बनाते हो, कितना भी अच्छा आप लिखते हो, कितनी अच्छी लेखनी आपकी हो, लेकिन वो सब बेकार है कब तक, जब तक आप चीजों को अपने माइंड में सेट नहीं कर लेते। ठीक है, तो सुनिए आगे क्या प्रश्न है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसके द्वारा कराया गया, ये किसके काल में हुआ? तो इसका जो महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी और सर्वप्रथम जो दायित्व जाता है वह किसे दिया जाता? अशोक को। यानी भारत में शिलालेखों का प्रचलन जो कराया गया वह अशोक के द्वारा कराया गया। फिर यदि हम बात करें अशोक की, कि अशोक की जो राजकीय भाषा थी वह राजकीय भाषा अशोक की कौन सी थी? तो पाली भाषा अशोक की राजकीय भाषा थी। और यदि हम बात करें अशोक के शासन काल की लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी। फिर हम बात करते हैं कि अशोक के जो शिलालेख है, ये शिलालेख किन किन भाषाओं में प्राप्त हुए हैं, सॉरी किन किन लिपियों से प्राप्त हुए हैं? तो प्रमुख रूप से 4 लिपियों का नाम आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि अशोक की शिलालेखों में कौन कौन सी लिपि के उल्लेख मिलते हैं, किन किन लिपियों में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? तो आरमाइक, ग्रीक, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि। आरमाइक लिपि, ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि, फिर ग्रीक लिपि, इन लिपियों में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं। भारत में शिलालेखों का प्रचलन, भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक द्वारा प्रारंभ हुआ। ठीक, फिर हम बात करते हैं अशोक की राजकीय भाषा। अशोक की राजकीय भाषा क्या थी, ये हमने अभी जाना। अशोक की राजकीय भाषा पाली थी, पाली। फिर हम बात करते हैं कि लिपि कौन सी थी, तो लिपि का नाम था ब्राह्मणी, ब्राह्मणी लिपि थी। अशोक की ब्राह्मणी लिपि थी। फिर हम बात करते हैं अशोक के शिलालेख किन किन लिपियों में प्राप्त हुए हैं। अशोक के शिलालेख आरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अशोक के आरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। फिर हम बात करते हैं कि साबी अशोक का धम्म जो था ये क्या था? धम्म सभी धर्मों का सार था, या सभी धर्मों का सार किसे कहा गया? धम्म को कहा गया। अर्थात धम्म में शामिल होने के लिए सभी धर्मों के व सभी वर्गों के लोगों के लिए अनुमति थी। ठीक है ना, धम्म लिखेंगे, धम्म को सभी धर्मों का सार कहा गया, सभी धर्मों का सार कहा गया। सभी धर्मों का सार कहा गया या सभी धर्मों का सार कहा जाता था किसको? अशोक के धम्म को। फिर एक प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म की प्रमुख रूप से 4 संहिता हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। यदि हम बात करें पहली संहिता की, तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम संहिता हुई थी वह हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। और दूसरी जो बौद्ध संहिता हुई थी वह कालाशोक के शासन काल में हुई थी, जो नाग वंश का शासक था। और तीसरी बौद्ध संहिता जो हुई थी वो मौर्य वंश के शासन काल अर्थात अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। तो अगला पॉइंट यही लिखना हमें कि अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संहिता हुई थी। अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संहिता का
आयोजन किया गया था। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और यदि हम बात करें बौद्ध संगीतियों के बारे में, तो जब हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा था, पिछले वीडियो में आप जाकर के देख लीजिए, तब हमने चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में जाना था। और हमने ये भी जाना था कि हर्षवर्धन के शासन काल में जो बौद्ध धर्म की महाधर्म सभा सम्मेलन हुआ था, उसके बारे में भी हमने जाना था। और शाम को लाइव आएंगे हम, और शाम को जब लाइव क्लास चलेगी तो उसमें हम बौद्ध धर्म के संगीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शाम को देखना ना भूलिएगा लाइव क्लास, ठीक है। चलिए और बात करते हैं हम मौर्यकालीन कला से संबंधित प्रश्न आते हैं। मौर्यकालीन कला में हम सबसे पहले अशोक की शुरुआत कर रहे हैं। अशोक के शिलालेखों से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं, इस चीज को भी जान लीजिए। मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला में सर्वप्रथम हम जानते हैं अभिलेख किसे कहा जाता है। नंबर 1 अभिलेख। और इन अभिलेखों में हम अशोक के अभिलेख, शिलालेख, जो गुहा लेखों की हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मौर्यकालीन कला थी, उस कला के अंतर्गत जो अभिलेख शब्द आया, जो अशोक के शासनकाल से था, ये अभिलेख था क्या, इसके बारे में जान लीजिए। क्या किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख ही अभिलेख कहलाता था। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर का एक बड़ा सा विशाल टुकड़ा है, उस बड़े से विशाल टुकड़े को छेनी हथौड़े की सहायता से सपाट कर उस पर जो लिखे जाते थे लेख, उन लेखों को ही क्या कहा जाता था, अभिलेख कहा जाता था। तो पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख, उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता था, अभिलेख कहलाता था। अभिलेख कहलाता था। अभिलेख कहलाता था। स्क्रीनशॉट लेवल है इसका। आगे बात करते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं, इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी, कब की थी। फिर एक प्रश्न ये बनता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था, या इनको पढ़ने का पहला प्रयास का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हम लिखेंगे खोज। इनकी खोज जो हुई थी वो 1950 में हुई थी। क्या सही लिखा हूं मैं, बताइए। गलत। 1750 में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी। फिर प्रश्न आता कि वह कौन सा शिलालेख था जिसको सर्वप्रथम खोजा गया था, और ये खोज किसने की थी, खोजकर्ता कौन था। तो अगला प्रश्न यही लिखेंगे, खोजकर्ता। और उस खोजकर्ता का नाम क्या था, पादरेटी पैंथेलर। ठीक है, पादरेटी पैंथेलर ने की थी। पादरेटी पैंथेलर ने अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम खोज की थी। और बात करते हैं कौन सा शिलालेख खोजा गया था। शिलालेख खोजा गया तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को खोजा गया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख खोजा गया था। पहले वाला जो सबसे पहले खोजा गया था शिलालेख, वो कौन सा था, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख था, जिसको खोजा गया था। फिर बात करते हैं कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किस व्यक्ति ने और कब किया था। तो जेम्स प्रिंसेप वह व्यक्ति था जिसने शिलालेखों को पढ़ने का प्रयास किया था। 1837 में इसको पढ़ा गया था। और पढ़ने की यदि हम बात करें तो इसको लिख ही लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, किसके द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया।
पढ़ा गया था। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा बात करते हैं पढ़ने का प्रयास जो किया गया था। ये प्रयास कब किया गया था, ये किसने पढ़ा गया था, किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 में। 1837 में पढ़ा था। अब प्रश्न ये बन जाता है कि सर्वप्रथम जो अशोक के शिलालेखों की खोज हुई थी, तो वो पहले कौन सा शिलालेख खोजा गया था? दिल्ली मेरठ शिलालेख को खोजा था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, दिल्ली मेरठ को खोजा था, लेकिन पढ़ा जो था सबसे पहले वो कौन से अभिलेख को पढ़ा था? तो दिल्ली टोपरा अभिलेख को, शिलालेख को पढ़ा था। ठीक है, तो बात करते हैं ये कौन सा या किसको पढ़ा था? तो दिल्ली टोपरा को पढ़ा था। दिल्ली टोपरा शिलालेख को पढ़ा गया था। स्तंभ लेख, ठीक है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ा गया। एक प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न हम बात करते हैं कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो कितनी लिपियों में मिलते हैं। अभी हमने बात भी की थी, अशोक के शिलालेख 4 लिपियों में मिलते हैं, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। अब इन लिपियों से एक प्रश्न बना जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मणी लिपि जो है वो किधर से किधर को लिखी जाती है? तो ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं को लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं को लिखी जाती है। और यदि हम बात करें ग्रीक की और आरमाइक की, तो ये यूनानी लिपि है, उर्दू की तरह लिखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी लिख लीजिए। अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलते हैं। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलते हैं। नंबर 1 पहली अभिलेख की लिपि की यदि हम बात करते हैं तो ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि। और ये जो ब्राह्मणी लिपि है ये किधर से किधर को लिखी जाती है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो ब्राह्मणी लिपि जो है यह बाएं से दाएं को लिखी जाती है, यह बाएं से दाएं को लिखी जाती है, लिखी जाती है। दूसरी लिपि की यदि हम बात करें तो दूसरी लिपि है खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। अब खरोष्टी लिपि से भी यही प्रश्न बनता है कि खरोष्टी लिपि किधर से किधर को लिखी जाती है? तो ये इसके अपोजिट है, दाएं से बाएं को। यानी सॉरी जो ब्राह्मणी लिपि है ये ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं को लिखी जाती है, बाएं से, ये सही है, बाएं से दाएं को लिखी जाती है। कौन सी? ब्राह्मणी लिपि। और खरोष्टी लिपि की यदि हम बात करें तो ये दाएं से बाएं को, यह दाएं से बाएं को लिखी जाती है। तीसरी लिपि की यदि हम बात करें तो तीसरी लिपि का नाम मिलता है ग्रीक और चौथी का नाम मिलता है आरमाइक। तो तीसरी है ग्रीक लिपि और चौथी है आरमाइक लिपि। और इन दोनों लिपियों की यदि हम बात करें तो ये दोनों लिपि जो है यूनानी लिपि है, उर्दू की तरह लिखी जाती है। ये दोनों यूनानी लिपि है, ठीक है, दोनों यूनानी लिपि है, उर्दू की तरह लिखी जाती है। यहाँ को लिख देता हूँ, उर्दू की तरह लिखी जाती है, लिखी जाती है। तो अभी हमने जाना दोस्तों कि अशोक के जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा कब गया था? तो इनको पढ़ा गया था यानी 1837 में। और 1837 में जिस व्यक्ति ने पढ़ा था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। और सबसे पहले जिस शिलालेख को पढ़ा गया था उसका नाम था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। और अशोक के अभिलेखों की खोज जो हुई थी 1750 में हुई थी। सबसे पहले जिस अभिलेख को खोजा गया था उसका नाम क्या था? उस अभिलेख का नाम था, बताइए क्या था? हाँ तुम्हें बता दो, बिल्कुल सही बात, दिल्ली मेरठ अभिलेख था।
ठीक है। और अशोक के जो अभिलेख मिले वो 4 लिपियों में मिले। ब्राह्मणी लिपि जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ग्रीक और अरमाइक लिपि जो थी ये यूनानी लिपि थी और उर्दू की तरह लिखी जाती थी। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं अभिलेख के बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो देखिए अशोक के जो अभिलेख थे ये 3 प्रकार के थे। पहले शिलालेख, दूसरे स्तंभलेख और तीसरे की यदि हम बात करें तो गुहालेख। इन तीनों को हम जान लेते हैं। अभिलेख, पहला प्रश्न, प्रकार। प्रकार 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन से 3 प्रकार के होते थे इनकी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, पहला जो अभिलेख होता था उसको कहा गया शिलालेख। शिलालेख, ठीक है। शिलालेख। दूसरे प्रकार का जो होता था उसे बोलते थे स्तंभलेख। स्तंभलेख, इसकी भी हम बात करेंगे, स्तंभलेख किसे कहते हैं। तीसरा गुहालेख। गुहालेख ये तीसरे नंबर का और ये दूसरे नंबर। पहले हम इसको समझ लेते हैं शिलालेख क्या होता है, ठीक है ना। अब शिलालेख के भी 2 प्रकार होते थे, एक वृद्ध शिलालेख, एक होते थे लघु शिलालेख। लघु शिलालेखों की संख्या निश्चित नहीं थी, लेकिन वृद्ध शिलालेखों की संख्या निश्चित थी। अशोक के वृद्ध शिलालेख जो थे उनकी संख्या थी 14 और ये 14 शिलालेख जो थे 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। शिलालेख का मतलब क्या है कि एक पत्थर का विशाल टुकड़ा जिसको हम सिल बोल देते हैं, उस पर लिखा हुआ या उत्कीर्ण अंकित लेख जो होते थे, एक लेख बराबर एक शिलालेख। कैसे, समझ लीजिए। पहले हम बात करते हैं कि ये जो अशोक के शिलालेख थे ये 2 भागों में थे। एक तो थे बृहद, बृहद का मतलब बड़े, और इनकी जो संख्या थी, इनकी संख्या थी कितनी, 14। और ये कितने, 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। फिर लघु की यदि हम बात करें दूसरे नंबर पर आया करते हैं लघु। इनकी संख्या निश्चित नहीं थी। इनकी संख्या निश्चित नहीं थी, यानी एक लाइन एक शिलालेख कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये कोई पत्थर का विशाल टुकड़ा है या सिल है, तो इस पर लेख लिखा होता था इस तरह से लेख लिखा होता था। कहने का मतलब ये है एक लाइन एक शिलालेख, एक लाइन एक शिलालेख होता था। अब हम बात करते हैं स्तंभ लेख की। तो स्तंभ लेख यानी एकास्म पत्थर पर लिखा लेख स्तंभ लेख। जैसे स्तंभ आप लोग आम भाषा में जानते होंगे, स्तंभ किसे कहते हैं, खंबे को। जैसे इस तरह से एक स्तंभ होता था और इसका ऊपरी भाग होता था कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर जो लिखे हुए लेख होते थे इन लेखों को क्या कहा जाता था, स्तंभ लेख कहा जाता था। और स्तंभ लेखों की यदि हम बात करें तो इनके भी जैसे बृहद और बृहद स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी, 7। और दूसरे यदि हम बात करें लघु की, तो लघु की हमने बात करी थी कि लघु स्तंभ लेखों या शिलालेखों की संख्या निश्चित नहीं थी, ठीक है ना। फिर एक प्रश्न आता है कि जो अशोक के शिलालेख व स्तंभ लेख थे ये किन पत्थरों पर लिखे गए, तो चुनार के, ठीक है ना, चुनार के पत्थरों पर लिखे गए थे। और ये चुनार के पत्थर कहाँ से प्राप्त होते थे, उत्तर प्रदेश। तो हम कह सकते हैं चुनार, यूपी के चुनार के पत्थरों पर, ठीक है। पत्थर, चुनार का पत्थर, और ये चुनार का पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश से मिलता था। अब गुहा लेख की यदि हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई गुफा होती है, ये इस तरह से कोई गुफा है, ये क्या हो गया, उसमें जाने का रास्ता हो गया, और गुफा का ऊपर का द्वार होता था, और इस गुफा के ऊपरी द्वार पर जो लेख लिखा जाता था इस लेख को ही हम क्या बोलते थे, गुहा लेख बोलते थे। अशोक ने आजीवक धर्म के लिए जो लेख लिखवाए थे उन लेखों को क्या कहा गया, गुहाभिलेख या गुहा लेख कहा गया। अशोक ने आजीवक धर्म के लिए इनको लिखवाया था, ये था लेख। क्या था ये,
लेख था। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, यहां पर लिख देता हूं मैं। अशोक ने आजीवक धर्म के लिए, अशोक ने आजीवक धर्म के लिए इन लेखों को लिखवाया था या इनका निर्माण कराया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो इस प्रकार आता है, क्या अशोक ने बिहार की बरार पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण कराया था और इन तीनों गुफाओं का नाम पूछा जाता है, और इन गुफाओं में जो बौद्ध भिक्षु वगैरह लोग होते थे ये रहते थे। अशोक ने 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, एक का नाम था कर्ण चौपाड़, दूसरे का नाम था विश्व झोपड़ी और तीसरे का नाम था सुदामा झोपड़ी। और ये निर्माण कहां पर कराया था? बरार पहाड़ियों में, बिहार में। तो लिखेंगे अशोक ने बिहार की बरार, देखिए एक तो नाम मिलता है बरार, दूसरा नाम यदि हम बात करें तो वह मिलता है वारवरा, बरार या वारवरा नामक पहाड़ियों में या पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, गुफाओं का निर्माण कराया था। और उन तीनों गुफाओं की यदि हम बात करें तो इनका नाम पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये लिख लेना, नोट कर लेना। एक का नाम था कर्ण चौपार, दूसरी का नाम था विश्व झोपड़ी और तीसरी का नाम था सुदामा झोपड़ी। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें तो अशोक का एक पुत्र था जिसका नाम था दशरथ। अशोक के पुत्र दशरथ ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, और एक का अलग स्थान पर, 3 का अलग स्थान पर, 3 का यहीं कराया था। कौन कौन सी, इनका भी हम बात कर लेते हैं। क्या अशोक के पुत्र दशरथ ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। कहां पर कराया था, कौन कौन सी का कराया था, इनकी यदि हम बात करें तो इस प्रकार आता है। नंबर 1 गोपी, नंबर 2 बापी, नंबर 3 पदची। गोपी, बापी, पदची, इन तीनों गुफाओं का निर्माण जो कराया था वो नागार्जुन की पहाड़ियों में कराया था। ठीक है ना, तो यहां पर लिख देते हैं नागार्जुन की पहाड़ी में। और चौथी गुफा की यदि हम बात करें तो उस गुफा का नाम मिलता है लोमेश ऋषि पहाड़ी, यानी लोमेश ऋषि गुफा, और जो कहां पर है? बरार की पहाड़ियों में, गुफाओं में, यानी लोमेश ऋषि गुफा। ये कहां पर है? ये जो अभी हमने लिखा है ना, बराबरा पहाड़ी में। और ये बराबरा पहाड़ी जो पड़ती है ये कहां पर पड़ती है? बिहार में पड़ती है। अभी हमने इसको जाना। फिर हम बात करते हैं कि अशोक के जो स्तंभ लेख हैं बृहद वाले, अशोक के बृहद शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। जो इस प्रकार है, जैसे बृहद शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? हमने ट्रिक लिखी है, शाम को सोए जो गधा है। और आपको पता भी होगा कि शाम का वक्त सोने का नहीं होता है। तो ट्रिक लिखी है, शाम को सोए जो गधा है,
सा से सावाज गढ़ी, मैं से मानसेरा, सा को से कालसी, सो से सोपारा, ए से अन्नागुडी, जो से जोगढ़, ग से गिरनार, धा से धोली। प्रश्न आता है कि जो सावाजगढ़ी शिलालेख मिला है अशोक का, वह कहां से मिला है? पाकिस्तान से। किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। तो सावाजगढ़ी शिलालेख और मानसेरा शिलालेख कहां पर है? पाकिस्तान में, और उनकी लिपि है खरोष्टी लिपि। कालसी उत्तराखंड यूके, सोपारा महाराष्ट्र, ये दोनों किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मणी लिपि में। एर्नागुडी अभिलेख शिलालेख आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में, और इसकी जो लिपि है वो बुरुष्टोफैदन लिपि है। जोगढ़ अभिलेख उड़ीसा में, गिरनार गुजरात, और धोली शिलालेख उड़ीसा में, और इनकी भी लिपि जो है वो कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि है। अब हम बात करते हैं क्या कि अशोक के जो स्तंभ लेख है उन स्तंभ लेखों की संख्या है 7। कौन से वाले? वृद्ध स्तंभ लेखों की। लेकिन प्राप्त कितने स्थानों से हुए हैं? 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले एक। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, और ये कौन से वाले? वृद्ध स्तंभ लेख। ठीक है, वृद्ध स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, और कितने स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं? 6 स्थानों से। कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? सबसे पहले दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, लोरिया अराज स्तंभ लेख, लोरिया नंदगढ़ रामपुरवा, और प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख। कैसे? दिल्ली मेरठ, इसका मतलब क्या है कि दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है, इसका नाम दिल्ली मेरठ क्यों पड़ा? देखिए, पहले अशोक का एक स्तंभ लेख था, और वह कहां पर स्थापित था? मेरठ में। बाद में फिरोज शाह तुगलक नामक, तुगलक वंश का एक शासक था फिरोज शाह तुगलक, मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लगवा दिया, इसलिए इस स्तंभ लेख का नाम पड़ा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। पहले मेरठ में था, अब दिल्ली में। ये इधर वाले नाम जो है पहले वाले हैं, अब जहां पर स्थापित है वो ये वाले नाम है। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। लोरिया अराज, लोरिया नंदगढ़ और रामपुरवा स्तंभ लेख, ये बिहार के चंपारण जिले में स्थापित है। फिर हम बात करते हैं प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख। प्रयाग कौशाम्बी, प्रयाग आप लोग समझते हैं इलाहाबाद को कहते हैं। प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख इलाहाबाद के किले में स्थापित है, और इस प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर द्वारा लगवाया गया था, यह स्थापित कराया गया था। जैसे हम बात करते हैं कि कौशाम्बी स्तंभ लेख, तो ये कौशाम्बी स्तंभ लेख मतलब अशोक का एक स्तंभ लेख कौशाम्बी में था, अकबर ने उसको वहां से उखड़वा कर प्रयाग में लगवा दिया। अब प्रयाग में है, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद के किले में, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बात करते हैं हम कि और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अशोक के लघु स्तंभ लेख कौन कौन से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे लघु स्तंभ लेख और स्थान का नाम। सांची का लघु स्तंभ लेख कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में है। रुक्मिणदेई नेपाल में, निगला सागर नेपाल में। फिर सारनाथ स्तंभ लेख कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में है, और यदि हम बात करें तो इस सारनाथ स्तंभ लेख की ये महत्वपूर्ण बात है, क्या है यह महत्वपूर्ण बात है कि आधुनिक भारत का प्रतीक चिन्ह जिसे कहा जाता है स्तंभ या अशोक की लाट जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, वो यहीं से लिया गया है। और यदि हम बात करें तो इसके फलक पर चार सिंह बने हैं, और उन 4 सिंह आकृतियों में से केवल 3 आकृति दिखाई देती है, एक दाएं की, एक बाएं की, और एक सामने वाली पीछे वाली सिंह आकृति नहीं दिखाई देती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि सारनाथ जो स्तंभ लेख है ये उत्तर प्रदेश में है, और इस स्तंभ लेख की यदि हम बात करें तो 3 अन्य जानवर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे एक हाथी हो गया, एक घोड़ा हो गया, और एक बैल हो गया।
और चौथा आपका सिंह है। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सारनाथ अशोक के स्तंभ लेख से कितने जानवरों का अंकलन मिलता है? तो ऑप्शन में था 1, 2, 4, 6। तो आपने याद रखना, एक सिंह, एक घोड़ा, एक हाथी और एक बैल, 4 जानवरों का। फिर यदि हम बात करते हैं कि सारनाथ जो स्तंभ लेख है, इसके चक्र में कुल 32 तीलियां हैं और उन 32 तीलियों में से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के लिए 24 तीलियां ली गई हैं। और उन 24 तीलियों की यदि हम बात करें तो इनका मतलब है 24 तीलियां अर्थात 24 घंटे 24 घड़ी हमें अपने प्रगति के मार्ग पर तत्पर तैयार रहना चाहिए, यानी लगातार चलते रहने के लिए संदेश देती है 24 तीलियां, जो कि 32 में से ली गई। अब हम बात करेंगे कि अशोक के जो 14 शिलालेख हैं, कौन से शिलालेख में कौन सी बात वर्णित है या अशोक ने कौन से शिलालेख में कौन सी बात कही गई है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। जैसे हमने बात करी थी कि अशोक के दूसरे और 7वें अभिलेख में उल्लेख मिलता है किसका? कलिंग युद्ध का या किसी और चीज का, बताइए। तो स्क्रीनशॉट लो पहले तो आप इसका, इसके बाद बात करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं था, आप लोग पढ़कर भी भूल जाते हैं। मैंने अभी पूछा था कि अशोक के दूसरे शिलालेख में और 7वें शिलालेख में क्या चीज उल्लेखित है, ठीक है ना। तो दूसरे शिलालेख में और 7वें शिलालेख में आपने नहीं बताया, मैंने कहा कि कलिंग युद्ध, तो तुमने गर्दन हिला दी थी तुमने। हाँ, आपने कह दिया था कि हाँ कलिंग युद्ध ही है 7वें। अब कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है वह 13वें शिलालेख में है, ये देखो कलिंग युद्ध, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम बात करते हैं कि अशोक के जो 14 शिलालेख है, उन 14 शिलालेखों में कौन कौन से शिलालेख में कौन सा विषय वर्णित है। तो इधर लिखा है शिलालेख का नाम और इधर लिखा है वर्णित विषय। पहला शिलालेख, पहले शिलालेख में अशोक ने क्या कहा है? पशु बलि की निंदा की है। पशु बलि की निंदा क्या कि मनुष्य पशु की जो बलि देता था ना, उसको अशोक ने निंदा की है और गलत बताया था, घृणित बताया कि पशु की बलि नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पशु में भी आत्मा निवास करती है और मनुष्य में भी आत्मा निवास करती है और सब उसी ईश्वर ने बनाए हैं। दूसरा, 2 लिखा मैंने, दूसरा, पहला लिखा है यहाँ पर, दूसरा मतलब 2 बना दिया मैंने संख्या, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें दूसरा शिलालेख, यानी दूसरा शिलालेख, तो मैंने हिंदी में ना लिख करके ना गणित के अंक डाल दिए संख्या, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो दूसरा शिलालेख की यदि हम बात करें तो इसमें चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया गया है, यानी अशोक ने, जब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग युद्ध के बाद, तो उसने मनुष्यों की चिकित्साओं की व्यवस्था की, मनुष्य के साथ साथ पशुओं की चिकित्साओं की व्यवस्था की, जिसका उल्लेख अशोक के दूसरे शिलालेख में मिलता है। और क्या मिलता है? चिकित्सा व्यवस्था मनुष्य व पशु की। तीसरे शिलालेख की यदि हम बात करें तो तीसरा शिलालेख में अशोक अपने अधिकारियों को आदेश देता है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न यही पूछा जाएगा कि धम्म की स्थापना का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो चौथे शिलालेख में धम्म की स्थापना का उल्लेख मिलता है। 5वें शिलालेख में समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, यानी समाज कैसा था, और जो वर्ण व्यवस्था थी वो एक बहुत ही बेकार और घटिया किस्म की चीज थी जो वेदों में रख दी गई। अब आप खुद बताइए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के अंदर एक खून होता, सभी के 2 आंखें होती हैं, एक मुंह होता, 2 कान होते हैं। जब रक्त एक, जब ईश्वर ने भेदभाव नहीं करा तो मनुष्य भेदभाव क्यों करे? इसलिए वर्ण व्यवस्था को गलत और कुरीति की चीज बताया किसने? अशोक ने। और अपने 5वें शिलालेख में वर्ण व्यवस्था का बारे में अशोक ने बताया था। क्या आज भी समाज में तू किस जाति का है, तू इस जाति का, मैं इस जाति का, तू छोटी जाति का, मैं बड़ी जाति का? अरे नहीं, जाति है क्या? इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है, ना कि जाति से। सबसे पहले हमारे भारत में कौन? आर्य लोग आकर जब बसे थे तो बेचारे जो गरीब, निर्बल और निसहाय लोग थे उन्हें जीत लिया, युद्ध में हरा दिया। जीतने के बाद उन्हें अपना दास यानी गुलाम बना दिया, जो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में दस्यु नाम से उल्लेख मिलता है। उन्हें अपना दास बना दिया और वर्ण व्यवस्था, जो अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, उन्हें पंडित कह दिया,
जो थोड़े शक्तिशाली थे, बलशाली थे, उन्हें क्षत्रिय कह दिया, और जो व्यापारी लोग थे कि ये हमें लाएंगे कमा के खिलाएंगे, उन्हें वैश्य कह दिया। और जो बेचारे गरीब थे उनसे कहा जो है तुम हमारा कहना मानो, हमारी सेवा करो, हमारी गुलामी करो, उन्हें क्या कह दिया? शूद्र कह दिया। लेकिन नहीं, इंसान सब बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें जाति व्यवस्था में, जातिवाद में नहीं पढ़ना चाहिए, ज्ञान को समझना चाहिए। अशोक का छठा शिलालेख जो है उसमें आत्मरक्षण या आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है कि मनुष्य को अपनी आत्मा शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए और अपनी आत्मा पर किस प्रकार नियंत्रण रखना चाहिए। अशोक का 7वां और 8वां शिलालेख, इन दोनों शिलालेखों में एक ही बात वर्णित है। क्या? अशोक की तीर्थ यात्रा के बारे में बताया 7वें व 8वें शिलालेख में। 9वें शिलालेख में सच्चे शिष्टाचार व सच्ची भेंट के बारे में बताया। ये नहीं कि सब गए मुर्गा लेकर गए, देवी पर चढ़ा दिया और ये गए वो गए। अबे ये क्या चीज है? अगर भेंट देनी है तो सच्ची भेंट दो, सच्चे शिष्टाचार की भेंट दो। हे प्रभु, मैं आज से तुझे भेंट करता हूँ क्या क्या अपना जीवन सच्चे सुच्चे तरीके से जीऊंगा, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा, किसी के साथ हिंसा वाली भावना नहीं रखूंगा। तो सच्ची भेंट सस्ते शिष्टाचार की बात जो कही गई है 9वें शिलालेख में कही गई है। 10वें शिलालेख में राजा प्रजा की रक्षा करे, ये बात कही गई है अशोक के कि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे। अब आजकल के राजा देख लो अपनी रक्षा कराते हैं, प्रजा की क्या करेंगे। 11वें शिलालेख की यदि हम बात करें तो 11वें शिलालेख में धम्म की विशेषता के बारे में बताया गया है और धम्म क्या है इसकी व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख की यदि हम बात करें तो स्त्री का सम्मान करना चाहिए, स्त्री सम्मानजनक है, ये बात कही गई है। कौन से शिलालेख में? 12वें शिलालेख में। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 13वां शिलालेख पूछा जाता कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और इसके साथ साथ इस युद्ध के दौरान ही अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था, तो हृदय परिवर्तन का उल्लेख भी 13वें शिलालेख में। फिर हम बात करते हैं कि 14वां शिलालेख जो है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के आदेश दिए गए, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और अशोक के प्रत्येक शिलालेख में ये बात कही गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हम आगे। अशोक व मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि सारे पुनः अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो यदि हम बात करें तो कांधार से ग्रीक एवं आरमाइक दोनों लिपियों में लिखा हुआ यह अभिलेख था सारे पुनः। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अशोक का कौन सा अभिलेख दो लिपियों में लिखा हुआ है? सार ए पुनः, जो कि ग्रीक और आरमाइक लिपि में लिखा हुआ है और कहां से प्राप्त हुआ है? कांधार से। ठीक है, तो ये प्रश्न लिखेंगे कांधार से अशोक का ग्रीक एवं आरमाइक लिपि में ग्रीक एवं आरमाइक लिपि में यह लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ है और जिसका नाम है सार ए पुनः। ठीक है, सारे पुनः अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? कंधार से। किस लिपि में है? आरमाइक और ग्रीक लिपि में है। यदि हम बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य में अशोक के 5 प्रांत थे और उन 5 प्रांतों को उस समय चक्र कहा जाता था और जो प्रांत का प्रशासक होता था उसे कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम अगला पॉइंट 1 नंबर 2, मौर्य साम्राज्य में अशोक के 5 प्रांत थे। अशोक के 5 प्रांत थे और उस समय प्रांत को चक्र कहा जाता था तथा प्रांत को चक्र कहा जाता था।
प्रांत को चक्र कहा जाता था और जो प्रशासक होता था उसे क्या कहा जाता था? लिख रहे हैं, प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। राष्ट्रिक कहा